हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। हम इंग्लिश 501 कोड को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम मिडल इंग्लिश 14 एंड 15 सेंचुरीज़ में मिडल इंग्लिश कैसे राइज हुई और इंग्लिश का क्या अमल दखल था इस सेंचुरी में, 14 और 15 सेंचुरी में। इस टॉपिक में हम आज ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है जनरल अडॉप्शन ऑफ इंग्लिश 14 सेंचुरी, मतलब आम जो हम अडॉप्ट करते हैं लैंग्वेज को 14 सेंचुरी में जनरल आम तौर पे हमने कैसे अडॉप्ट किया था, ये चीज़ बताना चाह रहा है। वाई एंड हाउ द जनरल अडॉप्शन इंग्लिश इन 14 टुक प्लेस। इंग्लिश वाज एवरीवेयर एंड वाज स्पोकन बाय एवरीवन, and evidence we can see that polite literature of England was written in English also as a result or impact of Black Death. English spread rapidly in the monasteries. Death of 47 monks and abbots Albans also added to the speed of spread because now they were replaced with the monks who were speaker of English. Furthermore, there was a shift of writer from French to English. Chaucer court spoke English, even if its a member commonly wrote and often read French. Romance owned by Richard. इस पूरे पैराग्राफ में बताना ये चाह रहा है कि उस वक़्त इंग्लिश अरूज पे आ गई और चौसर कोर्ट्स स्पोक इंग्लिश, मतलब कोर्ट्स में भी इंग्लिश बोलने जाने लगी और फ्रेंच की जगह इंग्लिश को ज़्यादा तरजीह दी जाने लगी 14 एंड 15 सेंचुरी में। तो मतलब वहाँ उस वक़्त के जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी राइटिंग को शिफ्ट कर दिया, मुंतकिल कर दिया फ्रेंच टू इंग्लिश, मतलब फ्रेंच से इंग्लिश में उसको शिफ्ट कर दिया। तो इसी तरह इंग्लिश का अरूज ज़्यादा होने लगा और इंग्लिश डेवलप होने लगी 14 एंड 15 सेंचुरी में। उसके बाद है इंग्लिश इन लॉ कोर्ट्स 14 सेंचुरी, मतलब लॉ कोर्ट्स में जुडिशरी में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी इंग्लिश। कहते फ्रेंच वाज द लैंग्वेज ऑफ लॉयर्स एंड द लॉ कोर्ट्स डाउन टू 1362। आल्सो चर्च पीपल कॉमनली स्पोक फ्रेंच। फ्रेंच वाज द लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन इन द मोनेस्ट्रीज ऑफ एस.टी. अगस्टिन एट कैंटरबरी एंड एस.टी. पीटर वेस्टर्न। चौसर प्रायरस स्पोक फ्रेंच। Thought she told her tale to the Canterbury pilgrims in English, but clerks of the younger generation seem to have been losing their command of English. French was also known to government officials. It was a language of parliament and the language of local administrations. इस पहले पैराग्राफ में बताना ये चाह रहा है कि वहाँ के जो लॉज थे, जो लॉयर थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज को ही यूज़ करते थे और मतलब वहाँ के जो लोग कॉमनली फ्रेंच स्पोक करते थे। फ्रेंच को ही कोर्ट्स में या कन्वर्सेशन में यूज़ किया जाता था। इसमें उसने चौसर जो बहुत बड़ा पोइट था जिसने कैंटरबरी टेल्स लिखी, उसके करैक्टर्स में से कुछ करैक्टर्स हैं, जिस तरह प्रायरस है, वो भी कहना चाह रहा है कि जो प्रायरस था वो भी फ्रेंच ही स्पोक करता था और अपनी जो उसने कहानी बताई थी जब वो पिलग्रिम्स के लिए जा रहे थे एक प्लेस पे 31 करैक्टर 30, और तब उन्होंने मतलब अपनी अपनी टेल सुनाई थी। तो उसमें जो प्रायरस एक करैक्टर थी, तो उसने स्पोक किया मतलब उसकी लैंग्वेज जो फ्रेंच थी। तो इस तरह मतलब ऑफिशियल्स में भी जो है फ्रेंच को ही स्पोकन के तौर पे लिया जाता था, मतलब फ्रेंच तब ज़्यादा फेमस थी, लेकिन ऐसा ऐसा इंग्लिश उसकी जगह आ रही थी, उसकी जगह ले रही थी। फ्रेंच वाज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन और बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ टाउन काउंसिल एंड द गाइड्स वर इन द फ्रेंच, और वी फाइंड स्कैटर्ड इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन इंग्लैंड व्हेन एडवर्ड III called a parliament in the 3037 advising about his claim to the throne of France. The lawyer addressed the English, although French was still the usual language of parliament. Was in 1362 that the chancellor opened parliament for the first time with speech in English. तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि मतलब वो वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, वहाँ के बोलने वाले थे, वो भी इंग्लिश ही
स्पीक को वो तरजीह देते थे, लेकिन वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज का राज था और वहाँ के ज़्यादा जो बोलने वाले लोग थे फ्रेंच थे, तो इसीलिए वहाँ ज़्यादा यूज़ होने लगी। लेकिन ऐसा ऐसा वो बताना चाह रहा है कि इंग्लिश का ही राज होने लगा और इंग्लिश का ही अरूज होने लगा, और कस्टम्स, रवायात, रस्म व रवाज भी इंग्लिश में शिफ्ट होने लगी। उसके बाद इंग्लिश इन द स्कूल्स 14th सेंचुरी, कहते फ्रॉम टाइम शॉर्टली आफ्टर कॉन्क्वेस्ट फ्रेंच हैड रिप्लेस्ड इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ स्कूल्स। अ स्टेटमेंट ऑफ Ranulf Higgan in the 14th century shows that in his day the use of French in the schools was quite general. At the end of the first book of the Polychronicon, universal history widely circulated. The distributes the corruption of English language very observed in the part of this case. इसमें भी ये बताना चाह रहा है कि स्कूल्स में भी 14th सेंचुरी की बात करें तो जब वहाँ के स्कूल्स थे और उसमें भी इंग्लिश रिप्लेस होने लगी। फ्रेंच हैड रिप्लेस इंग्लिश, फ्रेंच की जगह इंग्लिश आने लगी और स्कूल्स में मतलब तब फ्रेंच का ज़्यादा रूज था और फ्रेंच ज़्यादा बोली जाने लगी थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रेंच ख़त्म होने लगी और इंग्लिश 14th सेंचुरी में स्कूल्स में यूज़ होने लगी। उसके बाद इंक्रीजिंग इग्नोरेंस ऑफ फ्रेंच 15th सेंचुरी, द राइटर्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी stated that they had seen many nobles who could not speak French, but the 15th century speaking French fluently was accomplishment. Even writing French was less common. In 400, George Dumbar, Earl of March, wrote the king in English, and noble prince marvel yet not I write my letter in English, for that it's more clear to my understanding than Latin or French. Another case was the letter from Richard Kingston, Dean of Winchester, who addressed the king. He begins bravely enough in French but towards a close shift to English. तो इसमें भी इस पैराग्राफ में भी ये बताना चाह रहा है कि जो इग्नोरेंस मतलब जहालत थी फ्रेंच के बढ़ने की, वो भी ख़त्म होने लगी और लोगों में अवेयरनेस होने लगी इंग्लिश के बारे में। और ये कुछ रेफरेंस दे के बताना चाह रहा है कि कुछ लोगों ने इंग्लिश को ही तरजीह दिया और इंग्लिश ही बोलने लगे क्योंकि वो चाह रहे थे कि इंग्लिश ही बोली जाए, और कुछ लोग ऐसे थे कि वो फ्रेंच बोल रहे थे लेकिन वो फ्रेंच में उनको समझ नहीं आ रही थी चीज़ों को, तो वो इंग्लिश को तरजीह दे रहे थे। तो एन इंसिडेंट occurred in 1404 at the first sight offer in an extreme case. The king of France, he refused to recognize Henry IV when he seized the English throne. Finally, an attempt was made to settle the matter of by negotiating. The English ambassador complained about the use of French. They asked to use Latin. Twice the spoke of French has become unknown. इसमें भी कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल और पॉलिटिकली रेफरेंस को बताना चाह रहा है कि मतलब लोग चाह रहे थे कि फ़्रेंच को ही तरजीह दी जाए और ये वो फ्रेंच और लैटिन के बारे में ज़्यादा आस करते थे, इंग्लिश को ज़्यादा तरजीह नहीं देते। तो इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें डिस्कस हैं। उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ कल्चर एंड फैशन, फ्रेंच लैंग्वेज को कल्चर एंड फैशन के तौर पे यूज़ किया गया था। मतलब व्हेन फ्रेंच वेंट आउट टू यूज अ स्पोकिंग लैंग्वेज इन इंग्लैंड, नॉट ओनली इट्स शेफर्स was more restricted but also reason for its cultivation were changed. In the first decade of the 15th century, John Burton wrote a Donat Francos treatise identified adults who wished to learn French. It is interesting to note the three reasons he gave for English learning. He said nothing about their needs for the communication among the first, it will enable them to communicate with their neighbors of French. मतलब इसमें एंड वाले पैराग्राफ में भी यही रियलाइज़ करवाना चाह रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज को कल्चर और फैशन के तौर पे यूज़ किया गया, जिसमें लैंग्वेज और कल्चर, लैंग्वेज फैशन, लैंग्वेज स्टाइल, लैंग्वेज सोफिस्टिकेशन, मतलब इस टोटली लेसन में ये बताना चाह रहा है कि सम टाइम इंग्लिश आ जाती, सम टाइम फ्रेंच, लेकिन फ्रेंच का ज़्यादा दौर इसमें नुमाया रहा है, फ्रेंच का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है इस दौर में। तो एक्चुअली वो एम्फेसाइज करना चाह रहा है फ्रेंच पे इस 14 और 15 सेंचुरी
में हमें एनालिसिस होता है, हमें आइडिया होता है कि फ्रेंच वाज डोमिनेंट ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश थी, लोग इंग्लिश को स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाना चाहते थे और इंग्लिश को अपनी लाइफ रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रेंच का दौर था, वहाँ के बिजनेसमैन जो थे, वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, वहाँ के फैशनेबल जो लोग थे, वहाँ का जो कल्चर था, जो स्टाइल था, वो फ्रेंच में था। तो इसीलिए एक जब फैशन या एक लैंग्वेज एक एरिए पे भारी होती तो उस वहाँ से उसको छुड़वाना, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि उसको वहाँ से ख़त्म करवाना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इंग्लिश 14-15 सेंचुरी में आ तो रही थी इंग्लैंड में, लेकिन फ्रेंच डोमिनेंट थी उस वक़्त और फ्रेंच का ज़्यादा अरूज था बिकॉज़ क्योंकि फ्रेंच कोर्ट्स में यूज़ की जा रही थी, फैशन के लिए यूज़ की जा रही थी, बिजनेसमैन उसको यूज़ कर रहे थे और बहुत सारे पर्पसेस के लिए फ़्रेंच लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा था। तो इसीलिए 14 सेंचुरी और 15 सेंचुरी हम कह सकते हैं कि फ़्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ की गई इंस्टेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन कुछ पॉलिटिकली कुछ राइटर्स, कुछ वहाँ के जो किंग्स थे, वो भी ये चाह रहे थे कि इंग्लिश का अरूज हो और इंग्लिश सिविलाइज्ड हो, इंग्लिश रिप्लेस्ड हो फ्रेंच की जगह, मतलब फ्रेंच रिप्लेस हो इंग्लिश की जगह, मतलब फ्रेंच का ख़ात्मा हो और इंग्लिश आए। क्योंकि कुछ लोग, कुछ जो राइटिंग लिख रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, तो उनको फ्रेंच की बजाय इंग्लिश ज़्यादा समझ आ रही थी, तो इसीलिए वो फ्रेंच की बजाय इंग्लिश को ज़्यादा तरजीह दे रहे थे। तो आज का लेसन हमारा 14 and 15 सेंचुरी और मिडिल इंग्लिश की थी। उसमें एक्चुअली पूरे टॉपिक में ये रियलाइज़ करवाना चाह रहा था कि आया कि फ़्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा प्रोमिनेंट थी 14 and 15 सेंचुरी में या फिर इंग्लिश ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। तो इन टॉपिक्स से और इन हेडिंग्स और इन्फॉर्मेशन से और जो राइटिंग या टेक्स्ट से हमें एनालिसिस होता है कि फ़्रेंच ज़्यादा डोमिनेंट थी और फ्रेंच ही ज़्यादा मकबूल थी 14 and 15 सेंचुरी इन मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में।